Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 45. Today's worksheet is also going to be quite easy. आज की हमारी ये वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है. In this worksheet we are going to continue our third chapter of history, Nazism and Rise of Hitler. इस चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं about the defeat of Germany in the First World War, humiliating Treaty of Versailles, economic depression, the great economic depression of 1929, and also about the unpopularity of the Weimar Republic. हमने इन सब टॉपिक को डिस्कस किया एंड ऑल दीज टॉपिक्स हेल्प्ड इन द राइज ऑफ हिटलर, यानी कि इन्होंने हेल्प की हिटलर को एक सिपाही से, एक सोल्जर से चांसलर बनने में. तो कैसे हेल्प की वो सब कुछ हम आज की वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, this is worksheet number 45. Our subject SST Social Science, and in Social Science History chapter number 3, Nazism and Rise of Hitler is going on. Today's date 17th of October 2020. Rise of Hitler. Hitler was a soldier in German army. The German defeat in the First World War horrified him and द वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस. हिटलर एक ऑर्डनरी सोल्जर थे आर्मी में. कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब जर्मनी की हार होती है. द डिफीट ऑफ द जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हॉरिफाइड हिम. वो डरते हैं, गुस्सा भी आता है. एंड आफ्टर दैट द वर्साइल ट्रीटी ऑल्सो मेड हिम फ्यूरियस. काफ़ी आग बबूला हो जाते हैं. इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट द हिटलर. एवरी जर्मन वॉज फीलिंग हैविंग द सेम फीलिंग. हर किसी को ऐसा लग रहा था जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी, बिकॉज इट वॉज क्वाइट ह्यूमिलेटिंग वन. काफ़ी ह्यूमिलेटिंग थी, काफ़ी इंसल्टिंग थी जर्मनी के लिए, बिकॉज इन द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी वॉज ए सुपर पावर, एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी वॉज द वन ऑफ द मोस्ट वीक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. बहुत कमज़ोर हो चुका था. इन 1919 ही जॉइंड जर्मन वर्कर्स पार्टी which was later renamed as National Socialist German Workers Party. 1919 वो आर्मी के बाद एक छोटी सी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जर्मन वर्कर्स पार्टी, एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी वॉज रीनेम्ड आफ्टर सम टाइम्स नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. उसको रीनेम कर दिया जाता है. एंड हिटलर बिकम द क्वाइट इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी. काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर बन जाते हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी के. एंड दिस पार्टी कैम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी. जो हम पूरे चैप्टर में नाजीज़म की बात करेंगे, नाजी पार्टी की बात करेंगे, वो यही पार्टी होती है जिसको हम जनरली नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं. अब ये तो था कि बैकग्राउंड कि हिटलर कहाँ से कहाँ आए. आगे, द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर्स राइज टू पावर. अब काफ़ी सारे फैक्टर्स उस वक्त चल रहे थे. दैट पीपल्स वर नॉट हैप्पी, दे वर फीलिंग अशेम्ड ड्यू टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल. ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद उनको बड़ा बेइज्जती फील हो रही थी वहाँ के लोगों को. वो बदला लेना चाहते. दे जस्ट वांटेड टू टेक रेवेंज. सेकंड थिंग इज दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द जर्मनी वॉज क्वाइट बैड. काफ़ी ज़्यादा वीक थी. ड्यू टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन देर वॉज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट. बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी. देर वॉज प्राइस राइज, महंगाई बहुत ज़्यादा थी. इन्फ्लेशन था. इसके साथ साथ लोग खुश नहीं थे. किससे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से. सो द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और द वाइमर रिपब्लिक वॉज ऑल्सो बिकम अनपॉपुलर एट दैट टाइम इन द जर्मनी. सो ओवरऑल हम बात करें, देर वॉज द क्राइसिस इन इकोनॉमी ऑफ द जर्मनी, इन द पॉलिटिक्स ऑफ द जर्मनी एंड इन द सोसाइटी ऑफ द जर्मनी. बिकॉज द इकोनॉमिक वे से देखें तो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुका था जर्मनी, एंड हम पॉलिटिकल वे से देखें तो वाइमर रिपब्लिक वॉज क्वाइट अनपॉपुलर एट दैट टाइम इन द जर्मनी, बिकॉज द पीपल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल वाइमर रिपब्लिक फॉर एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग इन द जर्मनी. यानी जो कुछ भी गड़बड़ हो रही थी उन्हें लग रहा था कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एंड सोसाइटी की बात करें, द पीपल वर फ्यूरियस बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल. तो ऐसे वहाँ के लोग वहाँ की सरकार से खुश नहीं थे. ओके तो वहाँ पर एक चांसेस था कि जब हम किसी गवर्नमेंट से खुश नहीं होते क्या होता है,
वी जस्ट थिंक अबाउट द सेकेंड ऑप्शन, हम सेकेंड ऑप्शन के बारे में सोचते हैं. सो द कंडीशन वॉज क्वाइट फेवरेबल फॉर द राइज ऑफ हिटलर. हिटलर को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन थी. ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन नाजिज्म बिकम ए मास मूवमेंट and after 1929 banks collapsed and business shut down, workers lost their jobs and the middle class were threatened with destitution. अब सिचुएशन तो किसके फेवरेबल थी? स्टेज वॉज सेट फॉर द हिटलर्स राइज एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड हिटलर वर्क वेरी हार्ड, हिटलर्स पार्टी वर्क वेरी हार्ड, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं. दे ऑर्गेनाइज्ड ए मास मूवमेंट, दे ऑर्गेनाइज्ड ए नंबर ऑफ रैलीज एट्सेट्रा, काफ़ी रैलियाँ करते हैं. एंड दे बिकम लिटिल बिट पॉपुलर ड्यूरिंग दैट पीरियड. थोड़े बहुत पॉपुलर हो चुके थे टिल 1929 तक. एंड एट दैट टाइम इन 1929 जर्मनी और ऑल द वर्ल्ड द वर्ल्ड हैड टू फेस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जर्मनी थोड़ा सा पटरी पे आ रहा था. जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो दोबारा से हालात ख़राब हो गए. कैसे? द बिजनेस बैंक्स कोलैप्स्ड, business shut down, workers lost their jobs and middle class were threatened to the destitution. होता भुखमरी की उनको चिंता होने लगी. अब जर्मनी ऑलरेडी द पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द नाजी पार्टी वॉज गेटिंग द पॉपुलैरिटी. तो वहाँ पर उनको एक और बड़ा मौका मिला कि नाउ, अब जैसे हम बोलते हैं कि लोहा गर्म है, वार कर दो, तो उन्होंने टारगेट किया. दे टारगेटेड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को टारगेट किया. एंड एट दैट टाइम उन्होंने आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, जिसकी हम बात करेंगे, उसका फ़ायदा उठाया कि कैसे लोगों के सामने हमें ऑप्शन रखने हैं. सो इन 1928 द नाजी पार्टी गोट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन रिचस्टेग. द जर्मन पार्लियामेंट में उनको केवल 2.6% वोट मिले थे. इट मीन्स दैट दे वर्कड वेरी हार्ड बट स्टिल दे वर अनेबल टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ द जर्मन पीपल. उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिला था. बट इन 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट्स. लेकिन 1932 में ड्यू टू द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्यू टू द फेलियर ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, दे बिकम क्वाइट पॉपुलर एंड दे गॉट 37% वोट उनको मिल गए. एंड नाजी पार्टी बिकम द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी. यानी कि यहाँ तक पहुँचे. किसने मदद की उनको यहाँ तक पहुँचने में? मदद की द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द जर्मनी, मीन्स इकोनॉमिक क्राइसिस ने उनकी हेल्प की. द ट्रीटी ऑफ वर्साई हेल्प ए लॉट टू देम एंड द अनपॉपुलरिटी ऑफ द वाइमर रिपब्लिक और द डेमोक्रेसी. यानी कि जो फैक्टर्स थे, जो सिचुएशन वहाँ की थी, सर्कमस्टांसेस थी, उन्होंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्प की टू द राइज ऑफ हिटलर. अब और भी बहुत सारे फैक्टर थे जिसके कारण हिटलर एक सोल्जर से चांसलर बना. और कौन से थे? लेट्स डू डिस्कस. नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा का मतलब उनकी प्रचार की कला. आजकल आप कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हो कि दे आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. प्रचार की कला उनके पास काफ़ी ज़्यादा है. पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर भी काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है. इवन अब तो वो हायर करने लगे हैं कैंपेन के लिए. स्पेशलिस्ट आते हैं जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं या फिर उनको बताते हैं कि क्या करना है. सो हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर. पावरफुल स्पीकर थे, बड़ा अच्छा बोलते थे और इतना अच्छा बोलते थे कि लोग सुनते रहते थे. लोगों को लगता था, जिस तरीके से वो बोलते थे, लोगों को लगता था कि ये सही बोल रहा है, ऐसा होने वाला है. ही यूज टू टॉक विद द पीपल. यानी वो स्पीच नहीं देते थे बल्कि लोगों से बात करते थे. ही नो हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल. वो जानते थे कैसे लोगों से जुड़ा जाए. जैसे रैली ऑर्गेनाइज होती थी तो उसमें लोगों से बात करते थे, आपको क्या चाहिए, कैसे किया जाए, लाइक दैट. सो हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर. इन हिज स्पीचेस ही प्रोमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन. अब पावरफुल स्पीकर्स थे. पावरफुल स्पीकर का पॉलिटिक्स में मतलब बड़े बड़े वादे करना. यानी कि आप भूल जाओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आपको प्रॉमिस करना है. सो इन हिज स्पीचेस ही प्रॉमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन. उसने प्रॉमिस किया देश को, जर्मनी को स्ट्रॉन्ग नेशन बनाया जाएगा. एंड अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्साइल ट्रीटी. ही ऑल्सो प्रॉमिस टू अंडू द अनजस्टिस ऑफ द वर्साइल ट्रीटी. का जो भी हुआ था उसको वापस सही करेंगे. ही ऑल्सो
promised to restore the dignity of the German people, कि जर्मनी के प्राइड को वापस लेके आएंगे, and employment for unemployed and a secure future for the youth। यानी और क्या चाहिए, इतने बड़े बड़े वादे किए। He promised to undo the injustice of the Versailles Treaty. He promised to restore the dignity of the German people. He promised to provide the employment to the unemployed people. He promised to secure the future of the youth। यानी बड़े बड़े हर किसी को टारगेट किया कि ये सब कुछ मैं करूँगा अगर मैं पावर में आया तो। हिटलर डिवाइस्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। डिवाइस्ड मतलब यहाँ पर एक नई प्रकार की पॉलिटिक्स शुरू की जो उस वक्त नहीं होती थी, अब तो है, अब तो सब देशों में है। उस वक्त उन्होंने एक नई पॉलिटिक्स शुरू की। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल्स इन मास मोबिलाइजेशन। उसे पता था कि ये जो आडंबर है, दिखावा है, ये मैटर करता है। लोग 10% अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, 90% भीड़ तंत्र होता है। भीड़ जितनी दिखेगी उतने ही लोगों को लगेगा कि ये सब कुछ सही जा रहे हैं। सो नाजी हेल्ड मेसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर and instill a sense of unity among the people. So Nazi organized a number of rallies and public meeting etc. to demonstrate their power, demonstrate their unity. उन्होंने बहुत सारी रैलियाँ की, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग की और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि पूरा देश हिटलर के पीछे है, दिखाने की कोशिश की। although at that time हिटलर was not much popular, लेकिन क्या होता है, भीड़ तंत्र होता है। कुछ भीड़ हमें दिखती है तो हम भी ये मान लेते हैं कि हाँ उनके पीछे भीड़ है, तो ऐसा ही वहाँ पर हुआ। द रेड बैनर विद द स्वास्तिक, द नाजी सैल्यूट एंड द रिटुलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लोज आफ्टर द स्पीच वर द ऑल पार्ट ऑफ स्पेक्टेकल्स ऑफ पावर। यानी कि क्या क्या उसमें प्रचार किया जाता है। एक रेड बैनर होता था जिसके ऊपर स्वास्तिक होता था, नाजी सैल्यूट को पॉपुलराइज किया गया, स्पेशली एक सैल्यूट होता था, एंड रिटलाइज्ड राउंड्स ऑफ अपलॉज आफ्टर द स्पीचेस, यानी कि तालियां अलग तरीके से बजाई जाती थी। ये सब कुछ दिखावा था। क्यों था? बिकॉज नाजी पार्टी, हिटलर न्यू अबाउट द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। हिटलर जानता था कि ये जो हम आडंबर करेंगे, हमें प्रचार कैसे करना है, कैसे लोगों के ऊपर जादू करना है, उसे सब कुछ पता था। सो नाजी पार्टी डिड ऑल दीज थिंग्स। नाजी पार्टी ने यह कुछ किया। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा। इसके साथ साथ हिटलर को प्रोजेक्ट किया गया एज ए मसीहा, एज ए सेवियर एंड एज समवन हु हैड अराइव टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। यानी ऐसे शो किया गया कि जो भी समस्या है, एवरीथिंग द जर्मन पीपल वर फेसिंग एट दैट टाइम, द सोल्यूशन इज द हिटलर। ये शो किया गया कि हिटलर के सामने बाकी कोई तो ठहरता ही नहीं है, हिटलर जैसा कोई है ही नहीं, हिटलर है वो सब कुछ है, हिटलर के पास सारी सॉल्यूशन है। ऐसा क्या किया गया? ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, प्रचार किया गया। सो नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए सुपरमैन की तरह उनको प्रोजेक्ट किया गया। इट एज एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शेटर्ड and who were living in a time of acute economic and political crisis. At that time, the German people didn't have any option. उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। They were economically and politically facing the crisis. काफ़ी ज़्यादा तंगी थी। They just wanted to take the revenge of that Treaty of Versailles. जो ये सारी सिचुएशन में जब हिटलर को ऐसे सामने रखा गया, लोगों को लगा कि हाँ ये उनके लिए कुछ कर सकता है। सो दे बिगेन टू सपोर्ट हिटलर एंड द नाजी पार्टी। एंड यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली अब तक कि विच फैक्टर्स हेल्प्ड इन द राइज ऑफ हिटलर। तो कौन कौन से डिस्कस किए? फर्स्ट वन इज़ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिसने हेल्प की बिकॉज पीपल जस्ट वांटेड टू टेक द रेवेंज एंड दे वर इन द सर्च ऑफ ए गुड लीडर। उनको एक सर्च थी कि ऐसा लीडर मिले जो उनकी जो अनजस्टिस है उसको अंडू करे। सेकेंड थिंग दैट हेल्प इन द राइज ऑफ द हिटलर, दैट वाज द इकोनॉमिक डिप्रेशन और द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द जर्मनी, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड देर वॉज द कंप्लीट शट डाउन ऑफ द बिजनेस एट्सेट्रा। तो इकोनॉमिक क्राइसिस था। दे वॉन्टेड टू कम आउट फ्रॉम दैट वन, वो उनसे बाहर निकलना चाहते थे। एंड हिटलर एंड नाजी पार्टी
showed them that they have the solution. तो पहला था किसने हेल्प की, वो था ट्रीटी ऑफ वर्साई ने, उसको मौका दिया हिटलर को. सेकंड था इकोनॉमिक क्राइसिस. थर्ड द अनपॉपुलरिटी ऑफ द वाइमर रिपब्लिक. वाइमर रिपब्लिक था वो अनपॉपुलर हो चुका था एंड ड्यू टू दैट वन हिटलर डिडंट हैव एनी कंपटीशन, उसके पास कोई कंपटीशन ही नहीं था. एंड फोर्थ वन इज द आर्ट ऑफ प्रोपगेंडा ऑफ हिटलर और द पर्सनैलिटी ऑफ द हिटलर. हिटलर खुद भी एक कारण था वहाँ तक पहुँचने के लिए, बिकॉज ही वॉज अ गुड स्पीकर, एक्सट्रीमली गुड स्पीकर, बहुत अच्छा वक्ता था एंड ही हैड द स्किल ऑफ हाउ टू प्रोपगेंड देयर हिज और हर जो पार्टी की थी, हिज पार्टीज आइडियोलॉजी थी, उसको उन्होंने अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया. तो ये फैक्टर्स थे जिन्होंने हेल्प की. कौन कौन से, एक बार फिर से हम देखते हैं. इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर एंड अनपॉपुलरिटी ऑफ वाइमर रिपब्लिक. तो इन चारे फैक्टर ने हेल्प की हिटलर को एक सैनिक से चांसलर बनने में. अब हम आगे देखेंगे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. When Hitler came into power, पावर में आने के बाद he destroyed the democracy and become the dictator. कैसे बना, क्या क्या हुआ? On 13th of Jan 1933, President Hindenburg offered chancellorship, the highest position in the cabinet ministers, to Hitler. Chancellor is equal to Prime Minister of India. जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे ही जर्मनी में चांसलर होते हैं. चांसलर मीन्स द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. सो on 13th January 1933, because Hitler's party was the largest single party of Germany at that time, so President Hindenburg offered the chancellorship to Hitler. By now, the Nazi had managed to rally the conservative to their cause. कि तब तक वो conservative को अपनी साइड में ले चुके थे, because they also showed them that they are going to do all the change इन द फेयर ऑफ द कंजर्वेटिव, कि वो सब कुछ वो करने वाले जो कंजर्वेटिव चाहते हैं. तो उनको अभी सपोर्ट मिल चुका था. अब हिटलर ने ही बिकम ऑन 13th Jan 1933 द चांसलर ऑफ जर्मनी एंड विद इन द 1 month, एक महीने के अंदर ही हिटलर सेट आउट द डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल. डेमोक्रेटिक यानी कि डेमोक्रेसी की जो नींव है वो हिला करके रख दी. The fire decree of 20th Feb 1933 indefinitely suspended civic rights like the freedom of speech, press, assembly, etc. कि उन्होंने फायर डिक्री ऑफ 20th Feb 1933 में एक फायर डिक्री लेकर के आते हैं और उसमें क्या किया कि एक बहाना था, एक्सक्यूज़ था. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सक्यूज़ दे सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, एंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड द असेंबली, बैन ऑन द असेंबली, कि कोई भी असेंबली नहीं कर सकता. यानी कि शुरुआत कर दी थी टू डिसमिस द और डिसमेंटल द डेमोक्रेसी. उसके कुछ ही दिनों के बाद ऑन द 3rd March 1933 द इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड बाय द हिटलर एंड द नाजी पार्टी. एक नया एक्ट लेकर के आती है, इनेबलिंग एक्ट, एंड दिस एक्ट सेट हिटलर एज ए डिक्टेटर. यानी कि इस एक्ट के बाद हिटलर कंप्लीट डिक्टेटर बन जाता है. अब इस एक्ट में क्या था कि हिटलर्स ऑल पावर्स टू साइड लाइन द पार्लियामेंट. हिटलर वॉज गिवन ऑल द पावर्स टू साइड लाइन द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की सारी पावर किसको दे दी गई, हिटलर को दे दी गई. एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बेन्ड एक्सेप्ट द नाजी पार्टी. नाजी पार्टी को छोड़ करके सारी ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया. द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी. मीडिया, आर्मी, जुडिशरी सब कुछ हिटलर के अंडर में आ गए. सो आफ्टर द इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933 हिटलर बिकेम कंप्लीट डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी, और वो जर्मनी के कंप्लीट डिक्टेटर बन जाते हैं. उसके बाद बहुत बड़ा तांडव होता है. क्या होता है वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं कि हिटलर क्या क्या लेकर के आता है, क्या चेंज करता है, क्या कुछ ऐसा करता है जो पूरे वर्ल्ड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए शेमफुल होता है. तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने 2 चीज़ें समझी. पहला हमने समझा कि द राइज ऑफ द हिटलर फ्रॉम ए सोल्जर टू ए चांसलर, तो कैसे वो एक सोल्जर से चांसलर बने. दूसरा हमने समझा अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द हिटलर एंड द आर्ट ऑफ प्रोपगेंडा ऑफ हिटलर, वो क्या था वो हमने समझा. एंड थर्ड, हाउ हिटलर डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी एंड बिकम अ डिक्टेटर, कैसे वो डिक्टेटर बन गए. बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर, नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. आज का आपके लिए क्वेश्चन है
कि आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा की हमने बात की, कि प्रचार प्रसार की बात की, कि प्रचार प्रसार किया गया और लोग उनके पीछे हो गए। तो क्या आप भी एडवर्टाइजमेंट से अफेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं नेचुरली? आपको मुझे बताना कि आपकी इस वक्त फेवरेट ऐड कौन सी है। ओके, यू कैन कमेंट हियर, और कमेंट करके मुझे बताइएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। 4 easy question are given in this worksheet. First question, what were the reasons for the rise of Hitler? हिटलर के चांसलर बनने या फिर हिटलर के इस पोस्ट तक पहुंचने के, ऊपर आने के क्या कारण थे? फर्स्ट रीजन वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस। द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929 devastated Germany's economy. Unemployment, inflation increased widely in the Germany during that period. इंडस्ट्री एंड ट्रेड टू कोलैप्स्ड इन दैट पीरियड। इसके अलावा यानी वहाँ पर बेरोजगारी फैल चुकी थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इंडस्ट्रीज, ट्रेड सब कुछ बर्बाद हो चुके थे। ऑल दीज सिचुएशंस, ऑल दीज सर्कमस्टांसेस हेल्प्ड इन द राइज ऑफ हिटलर। सेकेंड, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। आफ्टर द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, द पीपल ऑफ जर्मनी wanted to take revenge. For this, they were looking for an influential leaders, and it was Hitler. थर्ड, हिटलर्स पर्सनैलिटी टू हेल्प इन द राइज ऑफ द हिटलर। हिटलर की पर्सनैलिटी ने भी हेल्प की। हिटलर्स इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, बीइंग ए गुड स्पीकर एंड द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा ऑल्सो हेल्प इन हिज राइज। यानी कि इससे भी उसे आगे बढ़ने का मौका मिला, क्योंकि ये जो सिचुएशन की बात की, इकोनॉमिक क्राइसिस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद की जो लोगों की फीलिंग थी वो सबके लिए बराबर थी। हिटलर ही क्यों आगे आए? तो उसमें बड़ा रोल था हिटलर्स पर्सनैलिटी। ही वॉज ए वेरी गुड स्पीकर एंड ही also helped with the art of propaganda of the नाजी पार्टी का जो प्रचार का जो कला थी उससे भी हेल्प मिली। फोर्थ जो कारण था, that was the political upheaval. The people of Germany had lost faith in democracy. वो डेमोक्रेसी में फेथ खो चुके थे। So the people easily believed Hitler, क्योंकि at that time people didn't have any option, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऑप्शन था और डेमोक्रेसी लॉस्ट फेथ अमंग द पीपल। डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास ही नहीं रहा था। सो इट वॉज ईजी फॉर द हिटलर टू मेक द पीपल बिलीव इन हिम। उन हिटलर के लिए काफ़ी आसान हो गया कि लोगों को विश्वास दिलाना। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट प्रोमिसेस वर पुट बाय द हिटलर टू द पीपल ऑफ जर्मन। जर्मनी के लोगों के सामने कुछ वादे किए गए थे। कौन से वादे थे, कौन से प्रोमिसेस थे? फर्स्ट, ही विल रिस्टोर डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। उसने कहा वो जो डिग्निटी है, प्रतिष्ठा है, प्राइड है, वापस ले आऊँगा। जर्मनी विल बी मेड अ सुपर पावर अगेन। जर्मनी को दोबारा से सुपर पावर बनाया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट विल बी गिवन एम्प्लॉयमेंट एंड द कंट्रीज इकोनॉमी विल बी ब्रॉट बैक ऑन ट्रैक। यानी कि ये बड़े बड़े वादे लोगों से किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, विच स्टेप्स वर टेकन बाय हिटलर टू कंट्रोल द नेशन। नेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाते हैं? विच स्टेप्स वर टेकन बाय द हिटलर टू बिकम डिक्टेटर, ये भी हम कह सकते हैं। फर्स्ट, यूज ऑफ मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन। ही यूज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन सच एज द रेडियो, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा, उनको यूज़ किया। किसके लिए? टू स्प्रेड द आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए। सेकेंड, ही ऑर्गेनाइज रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स because he believed that people believes in the rituals. जो आडंबर होते हैं उनमें काफ़ी विश्वास रखते हैं लोग। थर्ड, restrictions on the political parties. After becoming the chancellor, he banned the political parties and the trade unions, etc. Fourth, he restricted the freedom of press. जो freedom थी press की उसको restrict कर दिया। It means that now the press was under the control of the Hitler. फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल फोर्सेस, दे एस्टेब्लिश द स्पेशल टास्क फोर्सेस बनाएगी वहाँ पर। ये सब कुछ भी इसलिए था सो दैट दे कैन पनिश देयर ऑपोजिशन लीडर्स को वो पनिश कर सके। सिक्स्थ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिक्टेटरशिप। चांसलर हिटलर passed enabling act in 1933 and he declared himself as a dictator डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ तरीके थे जिससे वो धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में सुपर पावर बन जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ए कॉमन क्वेश्चन आपके लिए दिया गया। आर यू ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया एंड द थिंग्स पब्लिश्ड इन द मीडिया।
कि जो मीडिया में चीज़ें पब्लिश होती है, जो उसमें आइडियाज़ आते हैं, क्या उससे आप ही इन्फ्लुएंस होते हो? गिवन एग्जाम्पल फ्रॉम योर ऑन एक्सपीरियंस। हाँ, हम सभी इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। यस, वी ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज़ एंड थिंग्स पब्लिश्ड इन मीडिया। We can give an example of advertisement. How many times an advertisement is coming and the more attractive it is, the more our mind is made to buy the product. जैसे कोई ऐड कितनी बार आ रही है, कितनी अट्रैक्टिव है, उतना ही ज़्यादा हमारा मन क्या होता है, उस चीज़ को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, लाइक वी मेक आवर माइंड बाई लुकिंग एट द एडवर्टाइजमेंट बिफोर बाइंग आवर मोबाइल फ़ोन। जैसे हम सेल फ़ोन खरीदते हैं तो उससे पहले जो ऐड आ रही है उसको हम देखते हैं, और ऐड से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, एटलीस्ट जा करके कंपैरिजन जरूर करते हैं। सेम एट दिस टाइम IPL इज गोइंग ऑन, IPL में ऐड आ रही है, ड्रीम 11, माई टीम 11 एट्सेट्रा। दीज एप्स हैज़ बीन रीच्ड टू आवर सेल फोन्स ड्यू टू द एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन। ऐड के कारण ही पहुंची है हमारे सेल फोन में ये। तो हम सभी इन्फ्लुएंस होते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है, जो भी प्रोमिसेस होते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।